किस किस ने पढ़ा है वो मुझे थम्स अप करके बताएं या मैसेज करें, फिर हम आगे भी बताते हैं। अभी क्लास नहीं स्टार्ट करेंगे, बस एक ऐसे मैं नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। ये जो रक्त वाला पार्ट है इसको किस किस ने पढ़ा, जैसे जिसमें लाल रुधिर क्या है, रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? ईमानदारी से बताएंगे। नहीं पढ़ा है ना? नहीं मैम। किसी ने भी नहीं पढ़ा? नहीं मैम। चलेंगे अब इसके आगे, तब मैं पहले ये पढ़ाऊंगी, फिर मैं आगे का ब्रेन वाला जो है नर्वस सिस्टम फिर मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये भी जानना आप लोगों को जरूरी। मैंने बोला था खुद एक बार रिवीजन करेंगे आप लोग, और जहां नहीं आएगा फिर आप मुझसे पूछेंगे। चलिए एक मिनट। सभी कमर गर्दन सीधी करें और कोई प्रेयर करवाए। मैंने बोला था ना कि कोई भी, सभी लोग प्रेयर याद करेंगे और शांति पाठ भी। मैं ब्लड वाला इसको जो है चैप्टर निकाल रही हूँ, तब तक आप लोग जो है प्रेयर करवाएं। कौन करवा रहा है आज प्रेयर? आज प्रेयर कौन करवा रहा है, या मैं खड़ा करूंगी, खुद ही आप लोग आएंगे सामने से? स्वाति मैम, आप करवाएंगे? जी मैम। तो पहले क्यों नहीं बोला? मेरा वेट कर रहे थे क्या? मैम कब बोलेंगे? है, चलिए ठीक है, करवाइए। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? जी चलेंगे, मैम। सॉरी, पहले प्रेयर करवाएंगे, 1 बाय 1 सभी से करवाऊंगी। ठीक है, सभी कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। आज स्वाति मैम प्रेयर करवा रही हैं। बाकी के लोग ध्यान से प्रेयर को सुनेंगे और सीखेंगे, उसको लर्न करेंगे। ठीक है, सभी का टाइम आएगा, सभी को करने हैं। चलिए, ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृताः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मिस्टेक ये रह गया कि परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए, गुरुजन के चरणों को ध्यान में रखते हुए, माता पिता के चरणों को स्पष्ट करते हुए हम 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, तो थोड़ा सा ये फ्लो बन जाता, बट आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे, और सभी लोग याद करेंगे। ठीक है, सभी लोगों से करवाएंगे हम। तो अभी अगर हम रक्त का पार्ट आपको पढ़ाते हैं तब तो बहुत बैक चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने खुद से तो पढ़ा नहीं, और रक्त वाला जो चैप्टर है ना बहुत लंबा है।
देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र से, ठीक है। हृदय, हार्ट, हृदय पेशी का अब वहां से हमने छोड़ दिया है, जहां से हमने नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाया था ना, ब्रेन का, वहां से अब हमने छोड़ दिया, फिर अब उसको लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसको जब कनेक्ट करके आप चलेंगे तो वहां जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने खुद ही नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है? 2 दिन का टाइम था तो क्या कर रहे थे सभी लोग? 2 दिन का टाइम मिला तो खूब सो लें सभी, ऐसे नहीं करना है ना, पढ़ना मैम ही तो मेरे है। पास मटेरियल नहीं है मैम। वसुधा जी के पास मटेरियल नहीं है, चलिए आपका एक्सक्यूज मैं मान सकती हूँ, बाकी तो सभी के पास है ना, तो फिर पढ़ना चाहिए। इससे बस इतना है कि हम तो आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे और आपको थोड़ी देर के लिए समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे ना और खुद पढ़ करके समझेंगे, मुझे मालूम है कि रक्त का अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब 1 बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे और फिर जब हम समझाएंगे तो एकदम से आप कनेक्ट कर लेंगे इसको। और ऐसे अगर सिर्फ हम 1 बार पढ़ा कर, मैं तो एक ही बार पढ़ाऊंगी, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, और 1 बार ही पढ़ा करके छोड़ दूंगी तो फिर आप दोबारा पढ़ेंगे नहीं, और जब दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो पता, जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी आएगा इससे भी टफ आएगा, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, तो वहां आपको बहुत दिक्कत होगी। और वो तो फिर जो टीचर आएंगे ना, वो तो लिख लिख करके मांगेंगे आपसे कि लिखो इसको 100 बार लिखो, फिर यही लिख करके यही देना पड़ेगा आपको, ऐसा वाला है। तो इसलिए जो मतलब मैं इतना वर्क भी नहीं आप लोगों को देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। हृदय पेशी का बना शंकु के आकार का खोखला अंग है, जिसका आधार ऊपर होता है और शिखर का झुकाव थोड़ी बाई की ओर होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य में हृदय वक्ष गुहा, थोरिकल कैविटी, थोरिकल कैविटी के अग्रिम भाग में अधर तल की ओर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली से बनी एक पारदर्शी थैली में बंद रहता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली जो कि हृदय से चिपकी रहती है, एपिकार्डियम, तथा बाह्य झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच की सक्रिय पेरिकार्डियम गुहा में गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। यह बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करता है और दोनों झिल्लियों को परस्पर चिपकने से रोकता है। हार्ड किसको किसको पता है? सभी लोग ऐसा वाला हार्ड देखते हैं ना, ऐसा वाला हार्ड सब जगह देखोगे, ऐसे ऐसे फेंक दोगे, और जो नए बच्चे होते हैं उनको तो हार्ड अगर दे दो तो मतलब वो हार्ड पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, है ना। जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो इनकी एज 18 अब होती है ऐसे करके, तो वो हार्ड तो है, ठीक है, लेकिन हार्ड का मेन देखिए जगह क्या होता है, कैसा होता है, ये आप लोगों को पता है। ये बस एक शेप दिया गया, लेकिन हार्ड एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये होता है हार्ड का आकार। जब हम मुट्ठी ऐसे बांधते हैं ना, तो जो ये शेप बन करके आता है, ये होता है मतलब हार्ड का आकार। अब वो एग्जैक्टली ऐसा वाला नहीं बना है, लेकिन ऐसा बना तो इससे हम उसकी संरचना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हार्ड है। और आप लोगों ने कई जगह इमोजी में देखा होगा ना कि हार्ड, तो बस आंख बंद करके जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये हार्ड है, बट हार्ड ऐसे मुट्ठी के आकार का होता है और इतना छोटा ही होता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता है। और ये दो फेफड़े के अंदर, ठीक है, हमारे फेफड़े के अंदर स्थित होता है। जो राइट और लेफ्ट साइड की जो हमारे पार्ट होते हैं ना, इसके बीच में होता है। जैसे कि आपने पढ़ा हृदय की ये सॉरी यहाँ पर है, हृदय वक्ष गुहा के अग्रिम भाग में अधर तल की ओर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। तो फेफड़े जो हमारे होते हैं लंग्स, ठीक है, जो लंग्स हमारे दोनों तरफ होते हैं, जो सांस जिससे हम लोग लेते हैं, उसके भी बीच में अंदर में ये हार्ट ऐसे स्थित है, ये बताया जा रहा है, स्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली से बनी एक पारदर्शी थैली में बंद रहता है। ये 2 तरह की झिल्लियों से बना होता है और वो पारदर्शी होता है, यानी हम झिल्ली ऐसा होता है कि हम उसे देख सकते हैं। वो ऐसा ऐसा होता है ना, संकुचित आकुचित, यानी धड़कता है जैसे ऐसे ऐसे करके, तो वो हम फील मतलब करते हैं। और ऐसे भी देखेंगे अपने चेस्ट पर हाथ रख करके, तो आपका दिल वहां धड़कता रहता है, जिससे हृदयावरण कहते हैं।
और इसकी भीतरी झिल्ली जो कि हृदय में चिपकी रहती है, जो अंदर की झिल्ली होती है वो हृदय में चिपकी रहती है, अंदर को चिपकी रहती है, यानी हार्ट से चिपकी रहती है। एपिकार्डियम तथा बाह्य झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, यानी जो उसकी बाहरी की झिल्ली होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं, और जो अंदर वाली ये दो झिल्लियों के बीच में बना रहता है, ठीक है, उसके उससे कवर रहता है, जो हार्ट वाला पार्ट है वो ऐसे कवर रहता है। और पेराकार्डियम झिल्ली कहते हैं, दोनों झिल्लियों के बीच सक्रिय पेरिकार्डियम गुहा में गाढ़ा द्रव्य रहता है जिसे पार्डिकार्डियम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आप हार्ट देख रहे हैं ना, ये भी मतलब द्रव्य, उसके आसपास पूरा द्रव्य बना रहता है। वो जब आप पूरा हार्ट का जब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पर आप समझ पाएंगे, उसमें 4 चैम्बर बने रहते हैं, चैम्बर से कैसे 1 बाय 1 करके ब्लड हमारा गंदा ब्लड फिर किसमें जाता है, कौन से चैम्बर में, फिर वहां से प्यूरिफाई होता है, फिर आता है नीचे को, फिर वहां से पूरे ब्लड बॉडी में फ्लो होता है। ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहती है। और हार्ट एक ऐसा मतलब पार्ट है हमारे बॉडी का जो 24 आवर्स से चलता रहता है। आप देखेंगे, आप सो जाते हैं तो आपके हाथ पैर रुक जाते हैं, आपका काम करना बंद हो जाता है, लेकिन हार्ट वाला जो पार्ट है ये 24 आवर्स जो है ये चलता रहता है, मतलब ये कभी बिना रुके बिना थके ये काम करता रहता है। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो वहां आपको जब उसके पूरे पिक्चर्स के साथ में पढ़ाया जाएगा तब जो है ये जितना भी आप जैसे पढ़ रहे हैं पेरिकार्डियम है, और ये कौन सा है कार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, तो हाँ ये जो ना वहां पर आपको पूरा दिखाया जाएगा, एक पिक्चर्स की तरह आपको दिखाया जाएगा, तो वहां आपको और भी ज्यादा ये क्लियर हो जाएंगे। दोनों झिल्लियों के बीच सक्रिय पेरिकार्डियम गुहा में गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव्य कहते हैं। उस द्रव्य को पेरिकार्डियम कार्डियल द्रव्य कहते हैं। ये बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करता है और दोनों झिल्लियों को परस्पर चिपकने से रोकता है। यानी जो हमारा रिबकेज होता है ना, मतलब ये क्या कहते हैं, लंग्स, लंग्स के ऊपर हमारा रिबकेज होता है, रिबकेज के अंदर लंग्स होता है, लंग्स के अंदर वो झिल्ली होती है, झिल्लियों के अंदर जाकर के वो हार्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इतनी चीजों से उसकी रक्षा की जाती है। और अगर ऐसे कहीं मतलब आप देखेंगे तो वो मतलब आघात कहते नहीं, यहाँ सीने पर नहीं मारना चाहिए, चेस्ट पर नहीं मारना चाहिए किसी को, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर मतलब फाइट हुआ, जोर से लग गया तेजी से, तो वो व्यक्ति का मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए इस एरिया को बचाया जाता है। और हार्ट इतना शॉर्ट एरिया है कि कितनी चीजों से ये ढका हुआ है, पहले हमारा रिबकेज है, फिर लंग्स है, और फिर लंग्स के अंदर 2 झिल्लियां हैं, फिर उन झिल्लियों के बीच में अंदर में हार्ट को स्थापित किया, मतलब वही बना है, गॉड की वही ऐसी बनावट है जिसको इंसान नहीं बना सकता है। हृदय एक अनुप्रस्थ विभाजन भित्ति के द्वारा बाएं और दाएं भाग में बटा होता है। प्रत्येक भाग में 2-2 कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय का संपूर्ण भीतरी भाग 4 कक्षों में बटा रहता है। अभी हमने बताया ना कि ये है एंटी बैक्टीरियम, लेफ्ट बैक्टीरियम, इस तरीके से है ये हार्ट हमारा। आप जो इतना छोटा सा हार्ट देख रहे हैं ना, उसमें भी 4 उसमें वो बने हैं, मतलब 4 खाने बने हुए हैं, और चारों खानों से यानी उसको क्या बोलते हैं, 4 पार्ट्स बने हुए हैं, जिसमें से ब्लड हमारा जो गंदा ब्लड होता है पहले वो जाएगा, फिर उसमें से दूसरा वो प्यूरिफायर करके दूसरे में भेजेगा, फिर दूसरे से और अच्छे से प्यूरिफाई हो करके तीसरे में आएगा, और चौथे में पूरी बॉडी में वो फ्लो करता है। ये बिल्कुल प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है कि क्योंकि बॉडी में गंदा ब्लड भी बनता रहता है। तो बेसिकली जो 4 चैम्बर होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करके और हमारे पूरे शरीर में बॉडी में ब्लड का फ्लो का करते हैं। ये हमारा हार्ट का काम होता है। और दूसरा जो है, इससे हम मतलब ये अगर जीवित है तो व्यक्ति जीवित है, ठीक है, ये अगर बंद हो गया, चलना बंद हो गया, तो व्यक्ति का सांसें रुक गई, यानी वो इस दुनिया में नहीं है। इस प्रकार से समझेंगे। 4 कक्षों में बटा,
दाईं तरफ का ऊपरी वाला कक्षा दायां अलिंद होता है। अब यहाँ हिंदी में लिखा तो अलिंद है, और वैसे इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, वेक्टेरियल बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो अब यहाँ दायां अलिंद तथा निचला कक्ष दायां निलय, ठीक है, जैसे यहाँ वेंट्रिकल लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से वहां पर पूरा जब पढ़ेंगे ना तो इसके पूरे पार्ट्स इंग्लिश में ही होते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा हिंदी में ये जो साइंस वाला पार्ट है ना, तो इसके ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, वो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत भी करते हैं और समझने में भी दिक्कत करते हैं। तो इसके इंग्लिश भी साथ साथ में लिखे हैं, और उसको भी आप लोग देखते चलेंगे। दोनों कक्ष होते हैं इस प्रकार। हृदय का संपूर्ण भीतरी भाग 4 भागों में बटा होता है। दाईं तरफ का ऊपरी वाला कक्षा दायां अलिंद तथा निचला कक्षा दायां निलय कहलाता है। इस तरह बाईं तरफ का ऊपरी वाला कक्षा बायां अलिंद तथा नीचे का कक्षा बायां निलय कहलाता है। निलय मतलब हो गया वेंट्रिकल की अपेक्षा अलिंद, आर्टिकुलम, आर्टियम की भित्तियां पतली होती हैं तथा दोनों निलय वेंट्रिकल वितरण पर डिस्ट्रीब्यूटिंग पंप की तरह काम करते हैं। ये हमारा देखते हैं ना, ऐसे ऐसे हमेशा हार्ट जो चलता रहता है, जो भी हमने बताया है, तो वो ऐसे ऐसे पंप करते रहते हैं। जब ये ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है तो ये ऐसे देखेंगे, धक 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 धक। आपने किसी मूवी वगैरह में भी ऐसा देखा होगा ना, एक धक धक की उसमें साउंड आता है, तो ये वही पंपिंग होता रहता है। जो हमारा हार्ट होता है ऐसे ऐसे पंपिंग होता रहता है तथा रक्त को बाहर भेजता है। बाईं तरफ के दोनों कक्ष तथा निलय और अलिंद एक छिद्र के द्वारा होता है। तो उसमें एक छोटा सा मतलब जैसे छिद्र बोला ना, एक छोटा सा होल होता है। उसी होल के माध्यम से ब्लड का हमारा पूरा काम होता है। वो चारों चैम्बर, जो चारों चैम्बर यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, जो दायां अलिंद बायां अलिंद इस तरीके के जो लिखे हुए हैं, तो वो चारों चैम्बर के जो है उसमें छोटा सा एक होल होता है, इतना छोटा सा। उसी के माध्यम से ब्लड का पूरा सर्कुलेशन, मतलब जो गंदा वाला है वो अच्छा बनता है, और जैसे ही अच्छा वाला फिर बॉडी में जाता है वो फिर गंदा हो जाता है, फिर उसके अंदर जाता है, फिर वो प्यूरिफाई करता है। मतलब ये प्रक्रिया जो है 24 आवर तक इस तरीके से चलती रहती है। इसको ही जो है हम हार्ट बोलते हैं। अब बाकी इसमें आप पढ़ लेंगे, जो मेन इसके फंक्शन थे वो हमने बता दिया, ठीक है। मेन फंक्शन हार्ट का वही होता है। अब देखेंगे रुधिर परिसंचरण। मनुष्यों के शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं। रुधिर मतलब हो गया ब्लड, ठीक है, अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। अग्र तथा पश्च महाशिराओं द्वारा संपूर्ण शरीर से लाया हुआ अशुद्ध रुधिर दाहिने अलिंद में आता है। आकुचन, वही जो हमारा हार्ट ऐसे चलता है, संकुचन से यह दाहिने निलय में और फिर वहां से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। सॉरी, जो अभी प्रक्रिया हमने बताई है ना, सेम ही बस लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाने के लिए ये लिखा हुआ है, काम वही हो रहा है जो हमने उसका आपको पूरा एक हार्ट का जो काम होता है, वर्क होता है ना, वो हमने पूरा आपको बता दिया। बाकी ये निलय विलय जितना भी आप पढ़ेंगे, आप लोगों के पढ़ने का ही पार्ट है। एक बार हम पढ़ करके इसको समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, समझा दिया है आप लोगों को। फेफड़ों से रुधिर का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजनित या शुद्ध रुधिर अब फुफ्फुसीय शिरा, ये पल्मोनरी वाइन है, द्वारा आते। तो ये जो निलय हमारे है ना, दाया निलय बाया निलय, ये उसी से रिलेटेड है। बाएं अलिंद से संकुचन से शुद्ध रुधिर बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से संकुचन के पश्चात शुद्ध रुधिर स्टोलिफ चाप यानी अरोटा द्वारा से बाहर आता है। एक अरोटा होता है, जैसे 4 हमने चैम्बर बताया, उसमें हार्ट में 4 चैम्बर हैं, और पतली नली है, उसमें छोटी सी होल है, उसके द्वारा वो चारों में आ रहा है। यानी पहले में गंदा, फिर थोड़ा प्यूरिफाई हो करके दूसरे में, फिर वहां से प्यूरिफाई हो करके तीसरे में, और चौथे में आया तो पूरे ब्लड में। तो जहां पूरे ब्लड में आ रहा है, तो जो उसका पार्ट होता है, यानी मेन जो उसका स्पेस होता है जहां से वो बॉडी में आता है, तो उसको अरोटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो अरोटा वाला पार्ट दिया है,
एक्सक्यूज मी, एक फोन आ रहा, बस 1 मिनट में मैं ज्वाइन कर। से सॉरी, हाँ, क्लास से रिलेटेड ही एक कॉल आ गया था तो उसको मैं थोड़ा सा अटेंड कर ली। तो उसको अरोटा बोलते हैं, यानी जहां से ब्लड हमारा पूरे बॉडी में जाता है, तो जो ब्लड का जो लास्ट स्टेज होता है जहां से ब्लड बाहर आता है उसको हम अरोटा बोलते हैं। अरोटा द्वारा हृदय से बाहर आता है और विभिन्न धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचता है। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों से अशुद्ध रुधिर शिराओं में एकत्रित होकर के अग्र एवं पश्च महाशिराओं द्वारा पुनः दाहिने अलिंद में आता है। इट मीन्स कहने का जो ब्लड हमारा अरोटा के माध्यम से आया हमारे बॉडी में, ठीक है, शुद्ध शुद्ध ब्लड आया, शुद्ध ब्लड, और फिर उसके बाद मतलब जब वहां पर जाता है हार्ड वाले पार्ट में जैसे जाता है, फिर वहां वो गंदा वाला जो ब्लड होता है वो फिर चला जाता है। क्योंकि देखिए उसमें टाइम नहीं लगता, ये 24 आवर्स काम कर रहा, हमें बताने में आपको जितना टाइम लग रहा इतनी देर में अभी 10 बार वो ब्लड प्यूरिफायर होकर के बाहर आ गया। बस ये प्रक्रिया समझ जाइए आप लोग कि ऐसे होता है, और जिन्होंने साइंस साइड पढ़ा होगा तो वो बहुत अच्छे से इसको समझ सकता है, क्योंकि वहां पर चीजें डिटेल में होती हैं, तो वहां पढ़ने में भी इजी हो जाता है और समझने वाले मतलब समझने में भी इजी हो जाता है। तो बस ऐसे आप समझ लीजिए कि ब्लड का बॉडी का जो भी गंदा ब्लड होता है वो हमारे उसमें जाता है, वेंटिकल में जाता है, हार्ट वाले पार्ट में जाता है, और एक वेंटिकल से होकर के फिर दूसरे वेंटिकल में, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, फिर ब्लड प्यूरिफायर होकर के अरोटा के माध्यम से बाहर आता है, और वो फिर हमारे पूरे बॉडी में वर्क करता है, और फिर बॉडी से मतलब जो गंदा वाला ब्लड होता है उतनी देर में वो गंदा भी हो जाता है और फिर हार्ट में चला जाता है प्यूरिफायर होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, और जब डिटेल में आपको इसकी पूरी पिक्चर्स के साथ में बताई जाएगी तब वहां पर आप और अच्छे से ये चीजें क्लियर कर पाएंगे। दाहिने अलिंद में आता है, पूर्ण परिसंचरण में रुधिर 2 बाएं हृदय में आता है। एक बार अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं भाग में आता है और दूसरी बार शुद्ध रुधिर हृदय के बाएं भाग में आकर के संपूर्ण शरीर में पंप हो जाता है। तो आगे समझ में, लास्ट में देखिए, अगर ये आप लोग पढ़े होते ना और अभी हम इसको समझाते तो आप जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि पीडीएफ इसीलिए आप लोगों को दिया गया है। जो समझाने वाला पार्ट है वो तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे, वो मेरा काम है, पर जो चीज आपको समझने वाला, पढ़ने वाला, वो आप पढ़ करके रखेंगे, तब जाकर के चीजें जल्दी समझ आएंगी। अब हृदय वाला जो पार्ट था, हार्ट वाला, वो बिल्कुल सब खत्म हो गया। अब देखेंगे लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। शरीर के अंगों व ऊतकों में रुधिर कोशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं जा सकती। श्वेत रुधिर व प्लाज्मा कणिकाएं कोशिकाओं की दीवार में से छन कर ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंचती हैं। इन छने हुए द्रव को लसिका कहते हैं, यानी जो हमारा ब्लड जो है छन करके आता है, यानी प्यूरिफायर हो करके आता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं, सॉरी लिम्फ बोलते हैं, सॉरी लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, तो वो मतलब देखिए इतना सारा चीजें हैं बॉडी पार्ट्स में, और जब इंसान साइंस पढ़ता है ना, तो जो साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं देखिए कितना वो अपना दिमाग भी लगाते हैं, इसीलिए उनको साइंस का स्टूडेंट बोला जाता है। एक एक छोटी छोटी चीजों को और पूरा जो है अलग अलग मतलब चीजों को ध्यान भी रखना होता है और हमें याद भी रखना होता है कि इस मतलब इसको क्या कहते हैं। अब हम तो सीधे ऐसे बोल देंगे क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट नहीं, तो सीधे बोल देंगे हाँ
ठीक है, ब्लड आया 4 वेंटिकल में आया, अपना काम, गंदा ब्लड प्यूरिफायर होने के लिए गया, प्यूरिफायर से होकर के अरोटा में आया, अरोटा से पूरे बॉडी में आया, और बॉडी के बाद से जो है फिर वो गंदा जो ब्लड है फिर उसमें चला गया हार्ट वाले पार्ट में। हम तो इतना कह देंगे, बट क्या देखिए जो साइंस का जो पार्ट है ना वो बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट है। तो आप लोग इसको अच्छे से खुद भी पढ़ें और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको भी समझने की कोशिश करें। तो जो लास्ट में अरोटा के बाद जो ब्लड प्यूरिफायर होकर के हमारे बॉडी में आता है, फिर उसको क्या हम बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, मनुष्यों में लसिका का परिसंचरण लसिका तंत्र द्वारा होता है। लसिका तंत्र सूक्ष्म आकार की लसिका वाहिनियों से प्रारंभ होता है जो उपस्थित मस्तिष्क एवं सुषुम्ना है, सुषुम्ना हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके शरीर के अन्य भागों में एक जाल सा बना रहती है। इसकी अंतिम शाखाएं दूरस्थ सिरों पर बंद हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है ये उसमें छोड़ करके हमारे मस्तिष्क और सुषुम्ना है, मस्तिष्क यानी हमारा सिर और सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके ये पूरे बॉडी में जाती है। क्या, लिम्फ हमारा। ठीक है, क्योंकि बॉडी सिर हमारा कहाँ होता है, ऊपर को होता है ना, तो यहाँ तक हमारा ब्लड नहीं आ पाएगा। और इसीलिए हम लोग योग में शीर्षासन कराते हैं, और भी 2-4 आसन ऐसे हैं जो कराते हैं कि हमारे जैसे कि वज्रासन, वज्रासन में भी अगर आप बैठते हैं तो सीधा बॉडी ब्लड जो होता है वो हमारे सिर तक मतलब आता है, मस्तिष्क तक आता है। और ऐसे आप देखेंगे, आप पूरे दिन खड़े रहते हैं तो बॉडी ब्लड का फ्लो जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है। लेकिन जब हम योग के द्वारा अपने मस्तिष्क में बॉडी का संचार करते हैं, फ्लो बढ़ाते हैं, तो देखेंगे कि जो हेयर ग्रोथ वगैरह होता है ना लोगों का, वो कितना अच्छा हो जाता है। और प्लस दूसरी चीजें, माइंड है एक्टिव हो जाती है, याददाश्त, मेमोरी पावर जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो नॉर्मल एक प्रक्रिया है, ठीक है, हार्ट का जो नॉर्मल प्रक्रिया, उसके माध्यम से ब्लड हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाता है और स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में मतलब हमारी जो बैक जो हम बोलते हैं ना स्ट्रेट होकर के बैठने के लिए, ताकि जो हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड वही सुषुम्ना, वो हमारी वहां भी ब्लड नहीं पहुंचता है, वो छोड़ करके सभी में पहुंचते हैं। तो बस इसका यही सीधा सा मतलब है जो हमने आपको समझा दिया। लसिका का मुख्य कार्य लिम्फोसाइट का निर्माण करना है। लसिका का कार्य लिम्फोसाइट का निर्माण करना है। टूटी फूटी लाल रुधिर कणिकाओं तथा रुधिर प्लेटलेट या बिम्बाणु प्लेटलेट को नष्ट करके रुधिर की सफाई करना, एंटीबॉडी का संश्लेषण करना, रुधिर की अतिरिक्त मात्रा को संग्रह करने का कार्य तथा भ्रूण के प्लीहा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये जो ब्लड हमारे टूटे फूटे, इट मीन्स कहने का जो थक्के वगैरह जम जाते हैं ना, कहीं कहीं थक्के से जम जाते हैं बॉडी में, पता नहीं चलता है, फिर वहां देखेंगे धीरे धीरे वो जाम हो जाता है, फिर कहते हैं जो है ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है या नसों का प्रॉब्लम हो जाता है। जब ब्लड कहाँ होता है, स्किन में तो होता नहीं है, ठीक है, ब्लड हमारे कहाँ होता है, नस नाड़ियों में होता है, उसी के माध्यम से सब जगह चलता है, जो हमारी अंदर के जितने भी वेन्स हैं उसी में वो अपना काम करता है। तो जब हम उसकी प्रक्रिया हमारे बॉडी में सही तरीके से नहीं होगी तो वो जगह जगह जम जाएंगे, जम गया तो मतलब कहीं उसी को हम कह रहे हैं टूटी फूटी, उसको कोई देखने तो नहीं जा रहा, लेकिन जब उसका टेस्ट हम कराते हैं तब ये पता चलता है कि यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है ना, या वहां पेन क्यों हो रहा। तो इसी के लिए होता है, जब आपका ब्लड फ्लो पूरी तरीके से बॉडी में काम नहीं करता है तो वो कहते हैं कि यहाँ ब्लॉकेज हो गया है ना, हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो इसी को हम टूटी फूटी बोलते हैं। और प्लस जितना भी देखिए ब्लड के ये सारे प्लेटलेट्स हो गया, बिम्बाणु हो गया, इनके जितने भी पार्ट्स होगा इनका निर्माण भी करता है। और प्लीहा में, भ्रूण की प्लीहा में, ठीक है, यानी भ्रूण का प्लीहा होता है, प्लीहा हमारा होता है ये जहां पर क्या कहते हैं, जो हमारे डिजीज से रिलेटेड कुछ होते हैं ना प्रॉब्लम, वहां पर ये प्लीहा में जा करके इसको प्लीहा को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली इसको इसलिए बोला जाता है कि जो गंदा वाला ब्लड है हमारे बॉडी में वो वहां पर जा करके मर जाता है, फिर यानी वो हमारे बॉडी को दूषित नहीं कर पाता है।
तो इसीलिए प्लीहा को उसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। और फिर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो ब्लड वहां मर जाता है प्लीहा में जाकर के, स्प्लीन प्लीहा को ही बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो जो वहां जाके मर जाता है फिर उसके बाद से नए ब्लड का निर्माण होता है। इसको थोड़ा आप लोग भी अपने तरीके से पढ़ेंगे तभी हम समझाएंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे, अदरवाइज एक बार में तो आप नहीं समझा पाएंगे। हम कितना भी समझाएंगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा ब्लड वाला। अभी रक्त देख लेते हैं। रक्त एक ऐसा जीवन द्रव्य है जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी जीवित माध्यम पर ही आधारित है। रक्त शरीर में नलिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह करता है। तो ब्लड का काम पता हो गया। अब वैसे भी अभी हमने पहले बता दिया कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में फ्लो होना चाहिए। अगर बॉडी में ब्लड नहीं है तो आप देखेंगे किसी कहीं कहीं सुना होगा कि उसको ब्लड की कमी है, किसी को ऐसे बीमार ज्यादा रहता है या उसको ऐसा थकान सी लगी रहती, किसी काम में मन नहीं लगता, जब देखो सोता रहता। तो क्या हुआ है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, पता चला उसको ब्लड की कमी है। ठीक है, तो ब्लड हमारे शरीर में भी एक लेवल बना हुआ है, फीमेल में अलग मेल में अलग, इतना ब्लड होना चाहिए। जब इतना ब्लड रहेगा तो हमारा शरीर बिना थके बिना रुके अच्छे से काम करेगा। रक्त का संगठन। रक्त एक तरल ऊतक है जो दो भागों से मिल करके बना होता है। एक तरल अंश होता है जिसमें रक्त प्लाज्मा कहते हैं तथा दूसरा भाग ठोस अंश होता है जो कि कोशिकाएं के रूप में होता है। रक्त के 45% भाग में कण रहते हैं और शेष भाग में रक्त प्लाज्मा होता है। रक्त के संगठन के इस प्रकार समझा जा सकता है, यानी अभी एक भाग में देखेंगे प्लाज्मा होता है और दूसरे में रुधिर होता है। ठीक है, शेष भाग में प्लाज्मा होता है। तो ये जो अभी पॉइंट में दे रखा है ना, इसको हम देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा, रक्त कण या रक्त कोशिकाएं, ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, बिंबाणु। ठीक है, ये सब रक्त का ही पार्ट है। रक्त प्लाज्मा। प्लाज्मा रंगहीन द्रव्य है जो कि हल्के पीले रंग का होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 55% भाग बना है। इसकी रचना शरीर के विभिन्न अंगों में तथा भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग होती है। सामान्य रूप से इसमें 90% मात्रा जल की और 69% प्रोटीन, शर्करा, वसा की तथा 1% अकार्बनिक लवणों की होती है। रक्त जब क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आता है तो रक्त प्लाज्मा में स्थित फाइब्रिनोजन ही जमकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो आप ऐसे देखेंगे, जैसे आप देखा होगा आप सब्जी काट रहे हैं, ठीक है, आपका हाथ कट गया, तो जब इतना डीप में कटेगा तब तो ब्लड आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ऊपर ऊपर ही कट जाता है ना, थोड़ा सा हल्का सा कट जाता है या हल्का कहीं छिल सा गया थोड़ा सा, तो देखेंगे येलो येलो टाइप का वहां पर निकलेगा, वहां ब्लड नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा थोड़ा सा और येलो येलो कलर का निकलेगा। तो ये हमारा जो है ये रक्त प्लाज्मा है, क्योंकि जो ब्लड हमारी नस नाड़ियां है ना, ये कई परत के अंदर में है, कई लेयर के अंदर में है। ठीक है, जिसमें ये रक्त प्लाज्मा भी है और इसमें श्वेत रुधिराणु, जो श्वेत रुधिराणु है हमारा वो यही है जो फिंगर उंगर कट जाने पर, यानी डीप में अगर नहीं कटा है ऊपर ऊपर, तो हल्का हल्का पीला पीला सा येलो सा पानी आएगा और आप देखेंगे स्किन को ऐसा अगर करके देखेंगे तो येलो येलो टाइप का दिखेगा, अजीब सा दिखता है वो। ठीक है, तो ये हमारा रक्त प्लाज्मा है, इसको हम बोलते हैं, जिसमें मात्राएं आप सब लोग देख लेंगे, हाँ, कितना कितना कैसे कैसे है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फिर लाल रुधिर देखेंगे, रुधिराणु। बस एक बार आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, ये सब चीजें, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। अभी आप जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा उनको टफ लग रहा होगा। लाल रुधिराणु
रेड ब्लड कार्पोसेल्स आरबीसी ऑफ ऑर्थराइटिस। रुधिर में लाल रक्ताणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। मनुष्य में इनका व्यास 7.5 तथा मोटाई 1 या 1 से लेके 2 तक होती है। ये जो 7.5 देख रहे हैं ना, ये इसका जो है पीएच होता है। ब्लड का जो पीएच होता है ना, आपने देखा होगा जैसे कि पानी का पीएच क्या है, जो हम वॉशरूम करते, एक साइंस की लैंग्वेज में होता है ना, जो वॉशरूम में होता है उसका पीएच क्या होता है, मिल्क का पीएच क्या होता है, तो इसी तरीके से ब्लड का भी पीएच होता है। ठीक है, तो ये है 7.5 और ये 1 से 2 होती है तथा लाल रक्त कण नन्ही नन्ही गोल चपटी टिकिया के समान होगी। आप लोग ब्लड का जो है एक वो निकालना, वीडियो निकालना, ठीक है, उस पर मैं छोटा सा समझने के लिए बता रही हूँ यूट्यूब से कि ब्लड क्या होता है। तो जब उसको देखेंगे वीडियो में 3 से 4 मिनट का होगा, तो उसमें सारा ब्लड का आपको पता चल जाएगा कि ब्लड जो हम देखते हैं ना, कटता है तो कैसे बाहर आता है, तो दिखता है कि ऐसा ब्लड है और वो तो तुरंत जम जाता है। लेकिन जब उसमें देखेंगे ना आप वीडियो में, तो दिखाएगा कि जो हमारी नस नाड़ियां हैं, नसों में जो हमारे चलते हैं ब्लड, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और वो बिल्कुल ऐसे टिकिए की तरह होते हैं, जैसे हम कोई टैबलेट खाते हैं ना छोटी वाली, उस तरीके से बिल्कुल होते। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने ध्यान दिया होगा उन लोगों ने देखा होगा। तो ब्लड वैसा होता है, गोल चपटी चपटी टिकिया के समान होते, जो दोनों ओर से कुछ दबे के अर्थात उभयावतल होते हैं, यानी ऐसे दबे होते हैं, बीच में एकदम चपटी होती है और साइड साइड में उसकी थोड़ी सी वो ऊपर की तरफ उठी होती है। इसमें चिपकने की क्षमता होती है। आरबीसी के कोशिका द्रव्य में लाल रंग का हीमोग्लोबिन नामक आयरन यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन तथा आयन यौगिक हिमेटिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन के फेरस अवस्था में होता है, अतः इसमें ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता होती है, किंतु यह संयोग अस्थायी होता है। इस प्रकार बना यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। यह कम ऑक्सीजन वाले भागों में पहुंचने पर विघटित होता है, ऑक्सीजन के स्वस्तर कर देते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है तथा श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 110 से 120 दिन होती है। इस अवधि के पश्चात कोशिकाएं क्षय हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो रेड हमारा ब्लड सेल्स बताया जा रहा है, मतलब ये ब्लड सेल्स ही बोलते हैं इसको रेड। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में कैसे कैसे वर्क करता है, इस तरीके से जितना भी आप लोगों ने पढ़ा, और इसका जो है कार्य ये जैसा हमने बताया ना कि जिस व्यक्ति के बॉडी में ब्लड कम होता है, उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती, मेमोरी पावर कम हो जाती, और प्लस एक टाइम ऐसा आता ना कि ब्लड की कमी से डेथ भी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। हॉस्पिटल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का सिजेरियन, किसी का मतलब इस तरीके का होता है, तो डॉक्टर पहले ही ब्लड लेकर के रखवा लेते हैं। हाँ, कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा, वो जमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ब्लड की कमी हो सकती है उस समय। या ब्लड बैंक से ब्लड लेकर के भी दिया जाता है, हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक होते हैं तो वहां से लेके दिया जाता है। तो ये जो लाल वाला ब्लड है, ये हमारे बॉडी में पूरा हमारे जीवन का मतलब कार्यकाल है, और ये इस तरीके से बॉडी में पूरा कार्य हमारे करता है, जो कि आपने देखा ऑक्सी होमोग्लोबिन कहलाता है। यानी जो ये हमारा रेड वाला ब्लड है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और ये आयरन के मात्रा से भी मिलता है। जो हम कहते हैं ना, पालक खा लें या लोहे की कढ़ाई में सब्जी खाएं, तो ये जो कमियां होती हैं बॉडी में इसकी ब्लड की, तो इससे इसकी पूर्ति भी होती है। ठीक है, तो जो रेड ब्लड हमारा होता है इसी से बन जाता है। और इसका जो कार्यकाल का समय होता है, इसका पीएच होता है 7.5, और इसकी जो ब्लड की मोटाई होती है ना, मतलब मोटा पतला, तो 1 से 2 मतलब होती है मोटाई। या इंच में तो नहीं कह सकते हैं, इंच तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंच तो इतना हो जाएगा, लेकिन अब 1 से 2 यहाँ लिखा है।
तो जो टैबलेट जैसा आपको टिकिया दिखेगी ना, वो इतनी सी दिखेगी आपको। जब वीडियो आप देखेंगे ब्लड वाला, तो वहां पर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतनी मोटाई सी उसकी रहती है, और वो राउंड राउंड में पूरा रहता है। हमें लगता है कि हमारा ब्लड ऐसे बह रहा है, चल रहा है बिल्कुल पानी की तरह, बट ऐसा नहीं है। ब्लड वो टिकिए की तरह है, ठीक है। और इसका कार्यकाल जो होता है इस ब्लड का, व्हाइट वाले का, सॉरी रेड वाले का, तो 110 दिन से लेकर के 120 दिन तक का होता है। यानी जो शुद्ध हमारा रक्त रहता है हमारे बॉडी में, 110 दिन से लेकर 120 दिन तक का वो कार्य करता है। फिर ये स्प्लीन में जाकर के, वही प्लीहा में जाकर के, हाँ, इसकी डेथ हो जाती है। और फिर जब डेथ हो जाती है तो ये वेंट्रिकल के माध्यम से फिर यहाँ नए रक्त का जो है निर्माण होता है, जो हमारे हार्ट के थ्रू, ठीक है। तो वहां वेंट्रिकल के थ्रू फिर नया ब्लड बनता है। फिर यहाँ पे श्वेत रुधिराणु देख लेंगे, व्हाइट ब्लड कार्पोल्सेल्स। श्वेत रुधिराणु या सेल्यूकोटाइस आरबीसी की अपेक्षा बड़े, किंतु संख्या में अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या सोनो 9,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है, किंतु रोगजन अवस्था में इसकी संख्या बढ़ जाती है। इसके कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। श्वेत रुधिराणु डब्ल्यूबीसी रोग के रोगाणुओं से लड़ता है, ठीक है। एक इसमें व्हाइट भी होता है, ठीक है। तो व्हाइट वाला जो भी हमने बताया ना ब्लड आप लोगों को, जो अंदर तक नहीं होता है, तो ये मतलब ऊपर ऊपर, जैसे मांस अगर यहाँ देखेंगे हमारी स्किन कट जाती है तो थोड़ा मतलब डीप में नहीं जा, यानी ब्लड नहीं आए वहां तक अगर कटती है, तो देखेंगे जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा जो होता है जैसे सैनिक होते हैं ना, उस पर क्या कहते हैं, बॉर्डर पर सैनिक होते हैं ना, तो वो कैसे दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। जो हम देश के अंदर रह रहे हैं तो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, ये वही काम करता है कि जो अगर हमारे अंदर बॉडी के रेड वाला ब्लड है, यहाँ कटने फिटने पर ये पहले उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। ये सैनिक का काम करता है व्हाइट ब्लड। और वो ब्लड तक जो हमारा मेन ब्लड है रेड वाला, वहां तक इनको पहुंचने नहीं देता है, ताकि जो है ये ऐसा ना हो कि पहुंच करके ये कुछ बॉडी को हार्मफुल पहुंचाए। तो ये काफी हद तक ये लड़ता है इन लोगों से, यानी जैसे सैनिक लड़ता है ना अपने पूरी ताकत के साथ, कि दुश्मन हमारे मतलब अंदर एंट्री ना कर पाए, मतलब इंडिया के अंदर एंट्री ना कर पाए, हमारे लोग सुरक्षित रहें। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी यही काम करता है कि ये बाहर के, जब कटने पिटने के बाद, चोट लगने के बाद, बाहर के जो कीटाणु हैं वो जल्दी अंदर वाले ब्लड पे ना पहुंचे और उनको इफेक्टेड ना करें, ठीक है। तो ये वो लड़ने का काम करता है, तो इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रोगाणुओं से लड़ता है, ठीक है। वही मतलब रोगाणुओं से, मतलब रोगाणुआ हो गया, कीटाणु हो गए, ताकि वो डायरेक्ट एंटर ना कर पाए। तो अपने जितना उसका ताकत होता है उस हिसाब से वो लड़ता है और रोगों से हमारी रक्षा करता है। यानी जो किसी इंजरी से हमें आगे चल करके कोई बड़ा रोग ना हो जाए, दिक्कत ना जाए, उन सब से वो रक्षा करता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके जीव द्रव्य में उपस्थित या अनुपस्थित कीटाणुओं, कणिकाओं के आधार पर श्वेत रुधिराणुओं को दो समूहों में रखा गया है। ग्लोरोसाइटिस या कणकीय। ग्लोकोरोसाइटिस के कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकृति के कण रहते हैं। इनका केंद्र पॉलीम होता है। ग्रेनुसाइटस तीन प्रकार के होते हैं, एनिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइटिस या अकणकीय, ये कणिका वाहिनीय कोशिकाएं हैं जिनके कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। यानी जो अभी हमने श्वेत वाला ब्लड के बारे में बताया है,
ठीक है। तो ये वर्क तो ऐसे ऐसे करते हैं हमारे बॉडी में, जैसा कि हमने बताया रोगों से लड़ने का काम करते हैं। फिर उनके 3 पार्ट्स है, वो 3 पार्ट मतलब डायरेक्ट जब देखेंगे आप इसको कट होता है हमारा कहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट वो नहीं देखने लगते, पहले स्किन हटेगी, है ना, पहले स्किन, फिर स्किन के नीचे कुछ वो वाटर जैसा होगा, व्हाइट वाटर जैसा होगा, और फिर तीसरे में जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड आएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि स्किन फटी फटी, हम जैसे जो लोग नहीं जानते हैं तो ये बोलते हैं स्किन फट गई है, हाँ, या कट गई है, और लेकिन जब ब्लड आ जाता है तो इसका मतलब वो और डीप में कट गया है। तो जो ऊपर के 3 लेयर हमारे होते हैं ना, स्किन के नीचे का लेयर जो लेकर के, ये तीनों उनके नाम है जो एबीसी, हाँ, एबीसी में लिखा है। ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिकाएं ग्रेन्युलोसाइट्स के कोशिका द्रव्य के विभिन्न आकृति के कण रहते हैं, जैसे पॉलियम और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों उन्हीं के पार्ट्स हैं, ठीक है। ग्रियोलोसाइट्स या अकणकीय, तो इनके अब जो पहला वाला आपने देखा है जो ए नंबर पर है, इनके 2 हैं, ठीक है। अब इनके भी 2 पार्ट्स हैं, एक है लिम्फोसाइड और तथा दूसरा है मोनोसाइड। अब देख लेते हैं कि लिम्फोसाइड का काम क्या है और मोनोसाइड का काम क्या है। अब यहाँ इनके काम नहीं बताए हैं, अब यहाँ से बिम्बाणु बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं प्लेटलेट। थ्रोबोसाइट केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाता है तथा इनका कार्य रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। आरबीसी के समय, आरबीसी का मतलब क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और जहां डब्ल्यूबीसी आएगा व्हाइट ब्लड सेल्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स के समान ही ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसमें भी केंद्र अनुपस्थित होता है, ये शरीर के बाहर निकलते ही टूट जाते हैं, इसी कारण इनकी रचना का अध्ययन नहीं हो पाता। आरबीसी के साथ ही इनका भी विकास अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा मतलब हमारा क्या हो गया, जहां ब्लड बनता है, ठीक है, जो ब्लड हमारा बोन के अंदर। अब यहाँ भी एक चीज आ गई, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ये हमारे बोन के अंदर होता है, जिसको अस्थि मज्जा हम बोलते हैं। ब्लड का निर्माण और ये जितने हमारे नस नाड़ियां हैं कहाँ है, ये किससे कनेक्ट है, ठीक है, ये हमारे बोन से कनेक्ट है। और ये इसकी ये संख्या में 3 लाख के आसपास होती है। बिम्बाणु, जो बिम्बाणु दिया गया है थर्ड पार्ट इसका आप देखेंगे, ये संख्या में 3 लाख के आसपास होती है, ठीक है। और इनका निर्माण जो होता है ये हमारे अस्थि मज्जा में होता है, जो आरबीसी का ही एक भाग है, जो रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। और ये रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनता है, हमारे अस्थि मज्जा में, इट मीन्स हमारे बोन में, कहते हैं ना बोन मैरो बोला जाता है। जब आप आगे और पढ़ेंगे ना इसमें जैसे अपना क्या कहते हैं बॉडी पार्ट्स वाला जब आपका आएगा तो वहां पर बोन मैरो की बात आएगी। तो बोन मैरो जैसे ही आ जाएगा तो आप समझ लेंगे बोन मैरो का काम क्या है और कहाँ बनता है। बोन मैरो हमारे हड्डियों में बनता है, और बोन मैरो होता क्या चीज है, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स ये होता है। टाइम ज्यादा हो गया, मैंने देखा भी नहीं पढ़ाने के फ्लो में। अब जो है किसी का कोई क्वेरी हो तो आप बताइए विदाउट हेजिटेशन। किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है। पहले बात देखिए, ये साइंस का पार्ट है जो कि आपका पार्ट है योग का, ठीक है, और ये है साइंस का पार्ट। बट ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे कहीं ना कहीं हम योग करते हैं तो बॉडी के लेवल पे करते हैं ना,
बॉडी से रिलेटेड ही हम उसमें करते हैं। तो अगर हमारी ये हमारे साइंस का पार्ट, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमारी कनेक्ट है बॉडी से, ठीक है, ये साइंस का पार्ट है। और मान लीजिए किसी के बॉडी में बिल्कुल ब्लड नहीं होगा, ठीक है, एकदम उसकी कंडीशन खराब होगी, तो क्या हम उसको योग करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये बॉडी पार्ट्स का जो थोड़ा सा चीजें हैं, आप लोग इससे घबराएंगे नहीं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, जो कि इसमें योग कनेक्ट है, दोनों चीजें कनेक्ट है, तब इसलिए आप लोगों के पास ये आया है, मतलब आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। और ये यहाँ अगर आप समझ लिए, पढ़ लिए, ठीक है, एक बार दो बार अपने आप से पढ़ेंगे, फिर हम समझाएंगे, फिर वहां समझ लेंगे, और इसके बाद जो थोड़ा सा टफ पार्ट आपका एक बिल्कुल बॉडी पार्ट ही आपका आएगा, ठीक है, जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा टॉपिक हो, जैसे हम योग का टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से दोनों चीजें कनेक्ट है, हाँ, और दोनों को जब हम पढ़ेंगे तो जब कहीं हम आप सिखाने जाएंगे, कहीं अगर कल को क्लास आप लोग लेते हैं, पढ़ाने जाते हैं, सिखाने जाते हैं, तो आप तुरंत उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। समझ में आ गया? इसलिए बॉडी पार्ट्स का ये सारी चीजें दी गई है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि एक से दो बार आप पढ़ लेंगे। और जितने अगर नहीं पढ़ने में समझ में आता, एक जल्दी से गूगल करेंगे, हाँ, ब्रेन का एक निकाल लेंगे वीडियो, 3 से 4 मिनट की, एक हार्ट का निकाल लेंगे वीडियो, और एक ब्लड का निकाल लेंगे, और जैसे निकाल लेंगे और उसको देखेंगे वहां पर कैसे क्या बता रहा, तो तुरंत ये चीजें आपको कनेक्ट हो जाएंगी। मे भी कि बहुत सारे लोग होंगे अभी एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बट जैसे थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। और फिर आप अपने बॉडी से अपने इन चीजों को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, योग के थ्रू, क्योंकि हमें योग पढ़ना पढ़ाना है, ठीक है। हालांकि साइंस से हमारा बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है, लेकिन दोनों चीजें बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए लेन देन है, तो थोड़ा सा हमको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन बताइए। इसलिए कह रहे कोई भी घबराना बिल्कुल भी नहीं, बताने के लिए मैं बैठी हूँ, तरीका भी बताऊंगी कैसे आपको मतलब करना है और सीखना है, कैसे समझना है। अगर ऐसे आप नहीं समझ पाओगे और कल को आपको पढ़ाने को दिया जाएगा तो केवल योग में आप क्या पढ़ाओगे, क्योंकि योग में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी, थोड़ा डाइट एंड न्यूट्रिशन भी है, थोड़ा नेचुरोपैथी भी है, तो हर चीज हमें जानना जरूरी है। एक टीचर के लिए सब कुछ जानना जरूरी होता है, ठीक है। और एक मैम, हाँ जी, जैसे अभी आप बताएं कि अगर किसी के शरीर में ब्लड नहीं होगा या बहुत कमी होगी तो उसको योग नहीं कराया जा सकता है। मैं पहले वीडियो ऑन करिए आप, देखिए कभी भी किसी से भी क्वेश्चन करते हैं ना तो आमने सामने करते हैं, तब कन्वर्सेशन करने में अच्छा लगता है। अब ऐसे आप कुछ पूछ रही हैं, हमें भी थोड़ा सा ये लगेगा हम आपका फेस भी नहीं देख रहे, ऐसा कुछ सुंदर भी हैं आप तो प्यारी भी लग रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो ऑफ करके आप क्वेश्चन करिए, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए मेरा सबसे वीडियो ऑन करवाने का एक ही रीजन है, आप सामने मेरे आइए, सामने पढ़िए, सामने चीजों को करिए। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर रही हैं, मैं तो अपना टाइम दे रही हूँ, आप पता नहीं क्या करें, चाय पी रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, खाना बना रही हैं, सब्जी काट रही हैं, तो क्या जितनी बातें हम बता रहे हैं वो चीजें आप कैच कर पाएंगे? एक डिप्लोमा ले लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस जो डिप्लोमा आप कर रही हैं उसका थोड़ा भी नॉलेज आपने ले लिया, मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो आपके लिए बड़ी बात है। और जिस चीज के लिए आप लोग कर रहे हो तो वो, ताकि अपना इन फ्यूचर आपको भी अगर ये मौका टाइम समय मिले तो आप भी उस चीज को ऐसे ही अप्लाई कर सकें, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। अब क्वेश्चन कीजिए मैम, मधु मैम। जैसे अभी आप बताएं कि किसी के शरीर में अगर बहुत हीमोग्लोबिन कम रहता है तो तब उसको नहीं कराया जा सकता है योग। तो ऐसे ही शीर्षासन में एक निषेध है कि यदि आपके शरीर में अशुद्ध खून है, इम्प्योर ब्लड हो, तो इस आसन का अभ्यास न करें, अन्यथा अशुद्धियां मस्तिष्क में भी पहुंच सकती हैं। तो ये कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड है कि प्योर ब्लड है? क्योंकि बहुत अच्छी है, ब्लड टेस्ट होते हैं, है ना। जब आप ब्लड टेस्ट, जैसे आपको मान लीजिए आपके ब्लड में कोई खराबी है, दिक्कत है, तो क्या आप सही से अपने घर का वर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे?
एक फिंगर इंसान का कट जाता है तो पूरे टाइम ध्यान उसी पे रहता है ना कि मेरा फिंगर कट गया, पेन होगा, आप हर तरफ से ध्यान हटा करके आपका ध्यान इसी पर आ जाएगा कि बहुत पेन हो रहा, बहुत पेन हो रहा। आप सोचो कि ब्लड जैसी चीज जिससे हम पूरे दिन काम करते हैं, खड़े रहते हैं, अगर वो कमी हो जाती है तो इंसान की क्या आंखें पीली हो जाती हैं, ऐसे पता लग जाता है, नेल्स पीले पड़ जाते हैं, येलो कलर में आ जाते हैं। हाँ, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाती है, तो ऐसे ही भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपके आगे सामने मान लीजिए आप यहाँ मेरी जगह बैठी हैं और आप हम आ रहे हैं आपके पास में, तो हमें कुछ चीजें, आप डॉक्टर हैं, हम पूछ रहे हैं कि मैम हमें ऐसा दिक्कत है, अब डॉक्टर आप देख करके बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मतलब आंखें हो जाती है, देखिए येलो हो जाती हैं जब ब्लड की कमी होती है, नेल्स वगैरह कम येलो दिखने लगते हैं, आपके हैंड्स वगैरह येलो दिखने लगते हैं, बॉडी व्हाइट व्हाइट से दिख जाती है। ये सबसे बड़े रीजन दिख जाते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है। नहीं, ठीक है, एक्चुअली मैम मुझे अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध तो तब की होती है ना मैम, वो जैसे कि हमारा जो चेम्बर काम कर रहा है, हमारे हार्ट वाला पार्ट चेम्बर काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी जो ब्लड फ्लो कर रही है जो अरोटा के माध्यम से, तो वहां पर वो शुद्ध अशुद्ध तो वो वहां पर जा रहा है। बॉडी में शुद्ध अशुद्ध भी होते हैं, लेकिन जैसे वो चैम्बर में जाता है राइट वेंट्रिकल में, वो तुरंत वहां अशुद्ध हो जाता है, फिर उसके थ्रू वो पूरा हमारे बॉडी में आता है। तो ये अशुद्ध ऐसे नहीं पता चल सकता, जब आपके स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जो स्किन वो ठीक नहीं हो रही है, तो पक्का आप ब्लड टेस्ट कराओगे। जब ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि स्किन में ये प्रॉब्लम है, तो उससे ये पता चलेगा कहीं ना कहीं हमारा ब्लड जो है दूषित है, सही नहीं है, तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो अब हम खत्म करेंगे क्योंकि 7:02 हो गया है और हमें भी अपना घर जाना है। ठीक है, चलेंगे, शांति पाठ कराएंगे स्वाति मैम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। सभी को